Hello everyone, welcome to UGC Net with Preet. This side Preeti or Paper 1 and Paper 2 Commerce faculty. Now we are going to start with the unit Banking and Financial Institution जो कि कॉमर्स पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं देखते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये हमें मान लीजिए कहीं से क्रेडिट लेना है, उधार लेना है, तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास या डीएफआईज के पास। ये डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि कोई भी कहीं भी किसी भी विलेज में किसी भी सिटी में कहीं पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें लोन चाहिए तो हम डीएफआई से लेते हैं या फिर एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, जिसमें मतलब बैंक शामिल नहीं होते। वैसे तो बैंक का रोल हर जगह होता है, वो चाहे डीएफआई हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर बैंक हो, बैंक का रोल प्रत्येक जगह मिलेगा। लेकिन एनबीएफसीज क्या होते हैं, जैसे कि हमें लोन चाहिए, हम बैंक से ना लेकर हम किसी रिश्तेदार से लेते हैं, रिलेटिव से, या फिर किसी साहूकार से लेते हैं, या किसी लैंडलॉर्ड से लेते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि विलेजेस है, वहां पे बैंक को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। वहां पे यही फाइनेंस का यही सोर्स चलता है, जैसे कि हमारे ये रिलेटिव हो गए, साहूकार हो गए, या फिर कोई लैंडलॉर्ड हो गया, वहां से लिया जाता है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमें जब भी क्रेडिट की जरूरत होती है या इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मतलब सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए, तो हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का यूज करते हैं। सेकंड हमारा क्या आता है? फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? वो जैसे किसी भी कोई भी लेन देन है, वो चाहे किसी गुड्स का है, मान लीजिए गुड्स का लेन देन है, उसके लिए भी मार्केट चाहिए होता है। उसी तरह हमारे फाइनेंस के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक मार्केट की आवश्यकता होती है, जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? जो मतलब कि शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस जहाँ होती है वो मनी मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस जहाँ होती है वो हमारा कैपिटल मार्केट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मान लीजिए हमें कहीं भी परफॉर्म करना है, पैसे से लेन देन या जो भी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, टी बिल्स है, या फिर डेरिवेटिव्स है, म्यूचुअल फंड्स है, या फिर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए कोई कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी कंपनीज में? कंपनीज अपने शेयर इशू करेगी। वो शेयर इशू क्यों करेगी? जब उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। पैसे की रिक्वायरमेंट होगी इसलिए वो शेयर इशू करेगी। अब हम क्या करते हैं कि हम शेयर्स को बाय करते हैं। हम बाय क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। हम शेयर्स को बाय करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे हमारी, और जो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के लिए पूरी हो जाएगी। इस प्रकार ये चीजें काम करती है। इसी तरह हमारे बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, डिबेंचर्स। आगे क्या आता है हमारा? फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये हमें क्या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं?
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, फाइनेंस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी प्लेटफॉर्म हमें देते हैं वो हमारा फाइनेंशियल सर्विस होता है, जैसे पेमेंट सर्विस। ये एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूपीआई है हमारा। इससे स्मूथ फंक्शनिंग होती है हमारे लेन देन की। आगे आते हैं रेगुलेटर्स, इन्हें कौन कौन सी बॉडीज रेगुलेट करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेबी, आरबीआई, पफरडा, ये सब हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। जैसे कि सेबी शेयर्स से रिलेटेड है, आरबीआई हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट करता है, पफरडा ये हमारे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस। जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं। जैसे हमें लोन लेना है, लोन के लिए हम बैंक के पास जाते हैं। हमें सेविंग करनी है, हम बैंक के पास जाते हैं। बैंक में मतलब हमारा सेविंग अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी हम देखते हैं कि हमें किस में करनी है, शेयर में या बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमें अगर हम जो यूपीआई वगैरह यूज करते हैं वो भी हमारी किस चीज की देन है, ये इंस्टीट्यूशंस की। ओवरऑल हमारा ये फंक्शन होगा प्रोवाइड क्रेडिट, लोन, मोबिलाइज सेविंग्स, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। हमें फंक्शन में सबसे पहले आरबीआई के बारे में पढ़ना है, जो सभी बैंक्स का फादर जिसको बोल सकते हैं। इसमें हमारा 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन था उसने रिकमेंड किया था आरबीआई को। मतलब सब इस कमीशन ने सबसे पहले आरबीआई ये सोचा था कि हमें कोई किसी बैंक की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। 1935 अप्रैल 1 में हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई स्टेबलाइज हुआ कोलकाता में। मतलब कि सबसे पहले हमारा जो बैंक था वो कोलकाता में स्टेबलाइज हुआ, वो भी आरबीआई के नाम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1937 में जो हमारा हेडक्वार्टर था जो सब पहले कोलकाता में था वो मुंबई में शिफ्ट हो गया। 1949 1 जनवरी को हमारा आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया। 1935 में जब आरबीआई बना था, ये प्राइवेट बैंक था, मतलब प्राइवेट होल्डर्स के हाथ में था ये बैंक। उस बाद में चलकर 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। मतलब इसकी जो सभी शेयर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट ने खरीद लिए, गवर्नमेंट ने बाय कर लिए, जिससे ये हमारा गवर्नमेंट बैंक बन गया था। आगे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि सबको छूट होनी चाहिए बिजनेस करने की, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया और ग्लोबली सभी बिजनेसेस को लेकर जाने के लिए ये रिफॉर्म्स लाई गई। 2060 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म हुई। जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेगुलेट करता है वो 2016 में बनी। आगे देखते हैं हमारा सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई की सब्सिडरीज कौन है, ये आरबीआई की फुल्ली ओन्ड
फुल मतलब इन ये जो सब्सिडरीज हैं इन पर आरबीआई का पूरा पूरा कंट्रोल है। सबसे पहले आता है डीआईसीजीसी। ये 1978 में बनी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या करती है? हमारा जो भी डिपॉजिट होता है उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख। मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख डिपॉजिट है। कोई बैंक है, मतलब जो हमारा बैंक है वो मतलब या तो बंद हो गया है या इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब कुछ भी ऐसे ही बैंक डूब गया, कुछ भी ऐसी ही अगर सिचुएशन आती है तो डीआईसीजीसी क्या करता है? हमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। मतलब हमारे 10 लाख थे, उनमें से हम 5 लाख रिकवर कर सकते हैं, वो इसके थ्रू कर सकते हैं, इस सब्सिडरीज के थ्रू। मतलब अगर हमारा 50 लाख है तो 40 लाख तो 45 लाख तो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन 5 लाख हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, तो हम 5 लाख की मांग नहीं कर सकते। वो हमारा ओनली एंड ओनली 10 लाख ही रिकवर हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारी BRBNMPL, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये 1995 में बनी थी। ये क्या करती है? हमारे जो इंडियन करेंसीज है, जो भी 10 रुपए के नोट है, 20 रुपए के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं, वो सभी ये BRBNMPL बनाती है, नोट छापती है। मतलब 1995 में बनी थी। बैंक्स एक काम ये भी करते हैं, मतलब हमारे कोई भी नोट फट जाते हैं जैसे, उनको रिप्लेस करना, डिस्ट्रॉय करना, ये भी बैंक्स का काम होता है। नेक्स्ट आती है हमारी रेबिट। 2016 में बनी थी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये रेबिट की फुल फॉर्म है। ये क्या करती है? साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिस्टम को हैंडल करती है आरबीआई के लिए। मतलब आजकल क्या होता है, जैसे कि ये यूपीआई जैसे प्रोडक्ट्स चले हुए हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि हैकर्स या अटैकर्स का जान के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, और रैबिट इनको देखता है। नेक्स्ट आती है हमारी इफ्टास। ये 2015 में बनी थी। इसका इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये क्या करती है? सिक्योर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मतलब इन दोनों का काम कुछ कुछ हद तक सेम बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी RBIH। ये 2020 में बनी थी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। मतलब कुछ कुछ भी इनोवेशन होता है किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, कहीं भी पब्लिक सेक्टर में है, कहीं भी इनोवेशन होता है तो ये इनोवेशन को प्रोमोट करते हैं। RBIH मतलब इनोवेशन हब प्रोमोट्स करता है। इसका हमारा एक क्वेश्चन है PYQ, which one of the following subsidiaries are fully owned by RBI? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये क्या है? इफ्टास। ये हमारी फुली ओन्ड है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये DICGC है। ये सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी नहीं है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये भी हमारी फुली ओन्ड सब्सिडरीज है। मतलब A, B एंड D, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके आगे, इससे पहले कुछ सब्सिडरीज और होती थी, जैसे कि नाबार्ड और NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये क्या है हमारी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ये दो पहले आरबीआई की सब्सिडरीज हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। ये कब से कब तक थी? 1982 से लेकर 2000 तक। ये कब तक थी? 1988 से लेकर 2019 तक। ये हमारी सब्सिडरीज ना होने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई की 72.5% स्टेक खरीद ली थी। और ये इसमें आरबीआई ने 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट को बेच दी थी। इसीलिए ये हमारी दोनों जो सब ये नाबार्ड और एनएचबी हमारी सब्सिडरीज नहीं है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए थी, और ये हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ये देखना है। मॉनिटरी अथॉरिटी, ये आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। उसमें क्या क्या आता है? ये कोई भी लॉ वगैरह है, कोई भी लॉज है, कुछ भी नियम है, उसको फॉर्मुलेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, मॉनिटर करेगा। मतलब जो भी किसी भी बैंक को क्या चीजें कैसे परफॉर्म करनी है, ये सब आरबीआई देखेगा। रेगुलेट एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये प्रेस्क्राइब पैरामीटर्स विद इन विच बैंक्स ऑपरेट है। बैंक को कौन सी मतलब नियम लागू करने हैं, किस कौन सी रेट्स लागू करनी है, इंटरेस्ट रेट्स, किस इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना है, ये सब आरबीआई देखता है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फेमा 99 को आरबीआई देखता है। फेमा 99 में जो भी हमारी चीजें आती हैं वो सब आरबीआई देखता है। इश्यूअर ऑफ करेंसी, ये हमारी इंडियन करेंसी है जो रुपए, उसको इशू करते हैं। नोट छापता है मतलब कि एक्सचेंज करते हैं। अगर हमारा नोट कोई कट फट जाता है तो हम एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। डिस्ट्रॉय, मतलब कि हमारे जो कटे फटे नोट बैंक्स के पास हम लेकर जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो कॉइन्स का सर्कुलेशन है वो भी आरबीआई के अंडर में आता है। उसके डेवलपमेंटल रोल, परफॉर्म प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जहां भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स का नाम आता है वो हमारा आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल होता है। नेशनल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने का काम किसका होता है? आरबीआई को होता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को जो भी लोन चाहिए होता है, कोई पॉलिसी चाहिए होती है, अकाउंट्स, डेट्स है, पेमेंट्स है, कुछ भी गवर्नमेंट का जो कुछ भी होता है वो आरबीआई ही संभालता है। बैंकर्स टू बैंक्स, मतलब बैंक के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी जिस भी चीज की जरूरत होगी उसे, उसमें पैसा कितना रखना है कितना नहीं रखना है, वो सब आरबीआई देखता है। आगे हमारे सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक्स, मतलब कोई भी मान लीजिए एनबीएफसीज है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उन्हें वो जब स्टार्ट होती है तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है, जो कौन देता है? आरबीआई। आरबीआई इशू करेगा। अदर जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें भी अगर लाइसेंस की जरूरत होती है तो वो हमारा आरबीआई ग्रांट करता है। ये हमारे सुपरवाइजरी फंक्शंस में आएंगे। बैंक इंस्पेक्शंस, ये क्या कहता है? पीरियोडिक बैंक इंस्पेक्शंस, मतलब कि बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं, उसकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको उनकी देखरेख भी आरबीआई रखता है। मतलब किस बैंक में कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज है, कितने लोन उसके पेंडिंग है, कितना डेट जा रहा है, ये सब हमारा आरबीआई देखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एनबीएफसी, मतलब क्या होता है कि ये कोई बैंक नहीं होते। पहली बात, एनबीएफसी बैंक्स नहीं होते। इनको जब इनको स्टार्ट करना है तो लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा। अगर मतलब कि इन्हें इन एनबीएफसीज को कैसे चलना है, कौन सी पॉलिसीज से चलना है, किस गाइडलाइन का इनको यूज करना है, वो सब
आरबीआई देखता है, सुपरवाइज भी करता है इन्हें और गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है इनके लिए। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब जो DICGC की 5 लाख तक के डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो स्कीम है वो आरबीआई ही इम्प्लीमेंट करता है। अगर एनबीएफसीज में हमारा पैसा है तो हम इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि ये एनबीएफसीज में ये स्कीम लागू नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स बोल सकते हैं, जनरल टूल्स बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए हमें, अगर हमें लोन चाहिए होता है तो हमें बैंक रेट के हिसाब से मिलेगा, जो कि अदर रेट से थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बैंक रेट से लोन लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, उसकी उसमें हमें कुछ भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। इसकी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, मतलब हमें कुछ भी बदले में देने की, गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे अगर हम बैंक रेट बढ़ा देते हैं, हमारा बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, यानी क्रेडिट की सप्लाई कम हो जाएगी, उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। मतलब बैंक रेट क्या कर सकता है? क्रेडिट सप्लाई को कम कर सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही दूसरी तरफ हमें सप्लाई को बढ़ाना है, मतलब मार्केट में पैसा कम है, हमें पैसा डालना है बैंक मार्केट में, तो तो आरबीआई क्या करता है? इस बैंक रेट को कम कर देता है। बैंक रेट अगर कम होगी, लोन सस्ता होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, तो हमारे मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। नेक्स्ट आती है हमारी रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई लेंड्स करता है शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स। अगर किसी बैंक को लोन चाहिए, किसी भी बैंक के को लोन चाहिए, तो आरबीआई जो बैंक लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म प्लस कोलेटरल। रेपो रेट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलेगा बैंक्स को आरबीआई के थ्रू, और कोलेटरल के साथ मिलेगा, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ बदले में देने की आवश्यकता होगी या कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता होगी। जैसे अगर आरबीआई हमारी रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट बढ़ गई, लोन हमारे महंगे हो गए, लोन महंगे होंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब मार्केट में पैसा जाना कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट क्या हुई, मान लीजिए ये हमारा बैंक है, मान लीजिए आरबीआई, ये हमारा बैंक है, मान लीजिए एसबीआई। अगर इस बैंक को लोन लेना है, इसने लोन लिया आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म प्लस कोलेटरल। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये जो टाइम है ये एक दिन का भी हो सकता है, तो इसमें कोलेटरल की जरूरत होगी। ये हमारा किससे होगा? रेपो रेट, जो कि बैंक रेट से कम होती है। और अगर ये एसबीआई लोन लेता है इसे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कौन सी बैंक, हमारा आरबीआई कौन सी रेट का यूज करेगा? बैंक रेट, जो कि रेपो रेट से ज्यादा होती है, उसमें कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती, कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती। वही हमारी आती है आगे आगे हमारी आती है रिवर्स रेपो रेट। रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट सरप्लस, मतलब कि क्या हो गया, इस बैंक के पास सरप्लस है, अगर ये आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाता है, तो ये किस रेट से करवाएगा? रिवर्स रेपो रेट से। नेक्स्ट आती है हमारी
इसका क्या काम क्या होता है अगर हमारी बैंक रेट बढ़ जाती है? तो लोन महंगे हो जाएंगे और लोग लोन कम लेंगे, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कम होगा। अगर वही हमारी बैंक रेट कम हो जाती है तो लोन क्या होते हैं? लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन लोग ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। वही हमारी क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होगा? अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी, रेपो रेट बढ़ेगी तो हमारे लोन भी कम होंगे। वही हमारी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होगी कि हमारे यहाँ जो सरप्लस है वो अगर आरबीआई के पास जमा करवाएंगे तो ये कि रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो ये जो बैंक्स हैं, जो भी अदर बैंक्स हैं, वे अपना सरप्लस ज्यादा डिपॉजिट करेंगे इसके पास। सरप्लस अगर हम यहाँ पर ज्यादा डिपॉजिट होगा तो हमारा मार्केट में पैसा कम जाएगा। पैसा अगर कम होगा तो हमारा इन्फ्लेशन भी कम होगा। वही अगर मतलब ये जो तरीका हमारा क्या है, मतलब लोन अगर कम देना है, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। मतलब कि अगर हमारे मार्केट में पैसा ज्यादा है, अधिक हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए हम उस पैसे को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब आरबीआई क्या करता है, उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, एसएलआर या सीआरआर जो होंगी उन्हें बढ़ा देगा। अगर वही मार्केट में अगर हमारा पैसा कम हो गया, मतलब मार्केट में हमें पैसा इंजेक्ट करना है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, तो हम सभी बैंक रेट को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, एसएलआर सीआरआर जो भी होगा उन्हें कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर वही हमारा ये है आरबीआई, ये मान लीजिए हमारा एसबीआई है। तो ये एसबीआई अपने पास कुछ ना कुछ परसेंटेज कैश में रखेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ परसेंट, या मान लीजिए हमने 2,000 रुपये जमा करवाए, 20,000 मान लीजिए 20,000 रुपये जमा करवाए, उसमें से इसका 5%, 1,000 रुपये ये क्या करेगा, कैश में रखेगा। कैश 1,000, वही मान लीजिए उसका 10%, ये 2,000 जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। ये मतलब परसेंटेज फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज ये कैश में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना जरूरी होता है इनके लिए। जरूरी होता है क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर है। जो पैसा ये कैश में रखेंगे वो सीआरआर होगा, मतलब हमारी कैश रिजर्व रेशियो होगी। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे उसमें गोल्ड भी हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा एसएलआर कहलाएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वही है जिस पर बैंक मतलब डिपॉजिट करवाएगा सरप्लस। ये हो गया हमारा कैश रिजर्व रेशियो। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई, मतलब परसेंटेज कैश जो कैश में रखेगा वो हमारी कैश रिजर्व रेशियो होगी। सीआरआर अगर बढ़ती है वही हमारी लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है, लोन कम जाते हैं, लिक्विडिटी हमारी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, परसेंटेज
कुछ परसेंट डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज वो इन्वेस्ट करते हैं किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। उसी तरह अगर हमें लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है तो हम एसएलआर को बढ़ा देंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अगर हमें इंजेक्ट करनी है लिक्विडिटी तो हम इन सबको कम कर देंगे, सीआरआर जो भी हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उन सबको कम कर देंगे। आगे है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जहां आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती है। खरीदती किसके लिए है, इंजेक्ट करने की लिक्विडिटी। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीद रही है। आरबीआई अगर खरीद रही है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, आरबीआई खरीदेगी तो आरबीआई इन्हें क्या देगी, कैश देगी बदले में। कैश देगी तो मार्केट में कैश ज्यादा जाएगा, कैश ज्यादा जाएगा मतलब लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। वही अगर ये इन्हें सेल करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, सेल करेगी तो क्या होगा, सिक्योरिटीज किसके पास जाएगी, बैंक्स को देगा वापसी। मान लीजिए एसबीआई को दे दिया तो एसबीआई क्या करेगा, इसे कैश देगा, यहाँ पर कैश जमा करवाएगा आरबीआई में। सिक्योरिटीज अगर आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा तो ये बैंक्स के पास सिक्योरिटी जाएगी और जो कैश है वो आरबीआई के पास जाएगा। कैश आरबीआई के पास जाने का मतलब क्या है, मार्केट से पैसा कम होगा। मार्केट से पैसा कम होगा तो हमारी लिक्विडिटी जो है एब्जॉर्ब होगी। लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगी तो हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, और लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी तो हमारा इन्फ्लेशन, मतलब अगर टाइम टाइम के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से अगर लिक्विडिटी जाती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर लिक्विडिटी अधिक हो गई तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये बाय बाय फॉर इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड सेल फॉर एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कौन सी है हमारी, यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी ड्यू टू कैपिटल इनफ्लोज। मतलब अगर हमारे पास कैपिटल इनफ्लोज ज्यादा हो गए हैं, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, तो मार्केट को स्टेबल करने के लिए ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम स्टार्ट की गई। जो मतलब 2004 में कैश इनफ्लो ज्यादा हुए थे उनको सेट ऑफ करने के लिए, उनको मतलब एब्जॉर्व करने के लिए, या फिर एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए, या फिर अगर लिक्विडिटी नहीं है तो इंजेक्ट करने के लिए ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम चलती है, जो आरबीआई देखता है। मतलब मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा नहीं जाना चाहिए, ये सब आरबीआई देखेगा। नेक्स्ट आती है हमारी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। क्वालिटेटिव में क्या आता है हमारा, पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमें लोन लेना है किसी एसेट्स के लिए। एसेट्स हमारी कितनी है, 10 लाख की। 10 लाख की एसेट्स हैं हमारी। तो बैंक्स हम क्या करते हैं, सेफ्टी के तौर पर, सेफ्टी या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट लगा लीजिए, हमसे 2 लाख को, 2 लाख पहले ही डिपॉजिट करवा लेगी। 2 लाख डिपॉजिट करवाया तो हमारा बाकी 8 लाख है, उसको उसकी इंस्टॉलमेंट बना देगी। जो ये हमारा 2 लाख है हमने डिपॉजिट किया, ये हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट हुआ। अगर जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उतनी इंस्टॉलमेंट्स कम होगी, जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा उतनी इंस्टॉलमेंट्स ज्यादा होगी। मतलब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए तो लोग लोन
लोग लोन ज़्यादा लेने लगेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा। वहीं अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा कर दिया जाए, मार्जिन अगर ज़्यादा होगा तो लोन लोन कम होगा, लोन कम लेंगे तो हमारा मार्केट स्टेबल रहेगा, मतलब हमारी लिक्विडिटी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज इन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन अमाउंट, मतलब जितना लोन लिया है, जितने का लोन है उसके बीच में और जो हमने डिपॉजिट किया है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। हाई मार्जिन लेस क्रेडिट, मतलब अगर ज्यादा मार्जिन हम बैंक रखने लग जाएंगे, अपने पास ज्यादा मार्जिन डिपॉजिट करवाने लग जाएंगे तो लोग जो है उधार कम लेंगे। दूसरा है मोरल सुएशन, आरबीआई परसुएड्स बैंक टू फॉलो गाइडलाइन एंड लिमिट क्रेडिट, मतलब कि कहीं 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 पर लिमिट लगा दी जाती है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं या फिर कुछ कोई बैंक्स हैं या जो कुछ भी है उन पर गाइडलाइन ये लगाई जाएगी कि हमें लोन कम देना है, या फिर कहीं पर जैसे कि कोई पिछड़ा वर्ग है जहां पर मतलब कि ज्यादा जरूरत है पैसे की, वहां पर पैसा ज्यादा दिया जाएगा। जहां से मतलब कि जहां जरूरत नहीं है वहां से पैसा कम करके जहां पर जरूरत है वहां पर बढ़ाया जाएगा। आगे आता है हमारा क्रेडिट रेशनिंग, आरबीआई लिमिट्स क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर्स एंड बोरोवर्स, वही मतलब कुछ सेक्टर्स पर लिमिट लगा दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में लोन कितना है, 30% है मान लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में 60% लगा लीजिए, अदर्स में क्या है 10%। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोमोट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर से 60% में से कम करके प्राइवेट सेक्टर में लगा देगी, जो ये क्रेडिट रेशनिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो उसके अगेंस्ट पेनल एक्शन लिया जाएगा। उसमें क्या हो सकता है, अधिक से अधिक बड़े से बड़ा क्या हो सकता है कि उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है, लाइसेंस रद्द कर देगी या फिर उस पर कोई जुर्माना लगा दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी बैंक इनकी पॉलिसी से बाहर चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। डायरेक्ट एक्शन में कुछ भी हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, लाइसेंस रद्द हो सकता है। आगे आता है हमारा बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट, बैंक रेट वही जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें कोलेटरल की जरूरत होती है और उसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। देखते हैं मीनिंग, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब आरबीआई बैंक्स को फंड देती है बिना किसी प्रतिफल के। ये हमारी रेपो रेट में क्या आएगा, रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बैंक विद कोलेटरल, मतलब प्रतिफल के बदले में शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए बैंक, आरबीआई जो है बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करती है। इसका टेन्योर कितना है, ये लॉन्ग टर्म है, इसका टेन्योर कितना है, शॉर्ट टर्म के लैंडिंग है। पर्पज यूज्ड फॉर, ये वही है लॉन्ग टर्म के लिए, ये जो कंट्रोल लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये कम यूज किया जाता है, ये फ्रीक्वेंटली मतलब ज्यादा यूज किया जाता है। इम्पैक्ट क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म लैंडिंग, लॉन्ग टर्म लैंडिंग के लैंडिंग रेट्स पर, रेट्स इन लैंडिंग रेट्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इसका इफेक्ट किस पर होगा, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी पर, एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट आता है हमारा करंट यूजेज, ये पिनल रेट्स के लिए यूज किया जाता है ये, और ये इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी के लिए।
इसके हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हमारे क्वांटिटेटिव कौन से हैं? बैंक रेट पॉलिसी है, ओमो है, और ये रिवर्स रेशियो है हमारी। ए, बी एंड ई ये हमारा करेक्ट आंसर है। बैंक रेट जिस पर आरबीआई फंड्स प्रोवाइड करता है किसको? बैंक्स को, लॉन्ग टर्म के लिए। और ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल की जाती है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब और इंजेक्ट करने के लिए। ये रिजर्व रेशियो हमारी क्या है? ये एसएलआर और सीआरआर जो बैंक सीआरआर जो बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अपने पास कैश में रखना होता है, और एसएलआर जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इन्वेस्ट करनी है किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड में। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? क्रेडिट रेशनिंग है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी एक सेक्टर में लोन्स की लिमिट को, लोन्स पर लिमिट लगाकर जिस सेक्टर को बढ़ावा देना है वहां पर लोन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब हम जो भी लोन लेते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स अपने पास स्टार्टिंग में, वो हम उनका डिफरेंस हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ये वही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट। रेपो रेट जो है, जो बैंक्स अदर बैंक्स है अपना सरप्लस उसके पास बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं जिस रेट से, वो हमारी रेपो रेट होती है। बैंक रेट अगर हमारी बढ़ेगी तो जो क्रेडिट है वो महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, और हमारा इस पर लोन लिक्विडिटी या फिर लोन जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। वहीं अगर रेपो रेट कम कर देंगे तो लोन ज्यादा जाएगा। इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट हमारी बढ़ जाती है तो हमारा जो क्रेडिट है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे तो हम उसको लोन को बढ़ावा देंगे। वही हमारी बैंक रेट अगर बढ़ जाती है, बैंक रेट बढ़ेगी तो लोन महंगे होंगे, लोन महंगे होंगे तो लोग लेना कम करेंगे, लोन अगर कम लेंगे तो लिक्विडिटी जो है हमारी एब्जॉर्व होगी, उस पर कंट्रोल आएगा। मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लोन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम बैंक रेट भी बढ़ा देंगे, और लोन अगर हमें ज्यादा देना है तो हम बैंक रेट को कम कर देंगे। वही सीआरआर ज्यादा होने पर क्या करेंगे? लोन अगर हमें कम देना है तो सीआरआर बढ़ा देंगे, लोन को ज्यादा देना है, एक्सपेंड करना है तो सीआरआर को कम कर देंगे। उसी प्रकार लोन महंगा करना है या लोन पर लिमिटेशन लगानी है तो एसएलआर बढ़ा देंगे, और लोन ज्यादा देना है तो एसएलआर को कम कर देंगे। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, अगर लोन महंगा करना है तो इस रेट को बढ़ा देंगे, लोन को बढ़ावा देना है तो ये रेट कम कर देंगे। नीचे है व्हेन आरबीआई डिजायर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, अगर क्रेडिट नहीं देना चाहते तो हम क्या करते हैं? बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, एसएलआर को डिक्रीज करते हैं या सीआरआर को डिक्रीज करते हैं। मतलब ये तीनों होंगी। जो अगर हमारी रेट्स डिक्रीज होंगी तो हमारा लोन क्या होगा? सस्ता होगा। सस्ता होगा तो लोन ज्यादा लेंगे। ये तो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ हमारा, मतलब हमें रिस्ट्रिक्ट करना है तो इंक्रीज बैंक रेट को हम बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ेगी तो महंगा होगा लोन महंगा होगा तो लोग लोन कम लेंगे। ये हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार है हमारी ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर हमें क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगी। अगर लोन को बढ़ावा देना है तो सिक्योरिटीज को बाय कर लेगी, मतलब आरबीआई सिक्योरिटीज को बाय करेगी तो पैसा किसके पास जाएगा? अदर बैंक्स के पास जाएगा। बैंक्स के पास जाएगा तो लोगों के लिए लोन ज्यादा प्रोवाइड होगा।
वही आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है, मतलब सेल करेगी तो सिक्योरिटीज बैंक के पास जाएगी और पैसा है वो आरबीआई के पास जाएगा, मतलब लोन कम होंगे मार्केट में। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर लोन को क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे, वही मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम हो जाएगी तो हमारा लोन को बढ़ावा मिलेगा, मतलब मार्केट में लोन ज्यादा जाएगा। उसी प्रकार क्रेडिट रेशनिंग है, स्ट्रिक्ट लिमिट्स अगर अप्लाई कर दी जाएगी तो लोन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वही अगर हमारी लिमिट्स को रिलैक्स कर दिया जाएगा तो लोन को बढ़ावा मिलेगा। मोरल सुएशन मतलब कि जो भी गाइडलाइंस है वो अगर बैंक्स को रिड्यूस कर लेंडिंग रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे तो हमारे हमारी लिक्विडिटी भी एब्जॉर्ब होगी और हमारा जो है क्रेडिट भी रिस्ट्रिक्ट होगा। वही अगर इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे लेंडिंग को तो हमारे लोन को बढ़ावा मिलेगा। डायरेक्ट एक्शन, पेनल्टीज रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाएंगे तो हमारा लोन कम जाएगा। अगर सुपरविजन को रिलैक्स कर देंगे, पेनल्टीज वगैरह नहीं लगाएंगे तो हमारा लोन को बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।